युग दर्शन प्रस्तुत करता है मन से मन की बात ट्रैवलिंग फूडी कमल रामवानी सारांश के साथ। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल युग दर्शन पर मैं योगेश दादी जोगसा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल युग दर्शन को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रिमाइंडर्स मिलते रहें। छोटी सी है जिंदगी और छोटी सी है मुलाकात, दिल में छिप के बैठे हैं जाने कितने जज्बात। इससे पहले कि छूट जाए आपका हमारा साथ, आइए दिल खोल कर लीजिए हमारे साथ मन से मन की बात। मन से मन की बात की इस स्पेशल एपिसोड में मैं योगेश दादी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। कई लोगों को कई तरह के शौक होते हैं, किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को खेलने का शौक होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग तरह का शौक पालकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा से निकलकर पूरे भारत में ट्रैवलिंग फूडी के नाम से फेमस होने वाले ट्रैवलिंग फूडी सारांश से हम आज करेंगे मन से मन की बात। सारांश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है हमारे घर पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ट्रैवलिंग फूडी सारांश है क्या? ये एक नाम सोचा समझा रखा गया है। मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था। मेरा मूल नाम तो कमल रामवानी सारांश है, तो कमल रामवानी सारांश से ये नहीं दर्शा सकता था कि मैं घुमक्कड़ हूँ और मुझे भोजन से प्रेम है। और सारांश जो है वो मेरा उपनाम मैंने खुद का पेन नेम सेट किया था 1999 में। तो मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जो दर्शाता हो कि मैं घुमक्कड़ भी हूँ, मैं भोजन भट्ट भी हूँ और मैं लेखक भी हूँ। तो बहुत सर्च के बाद मैंने ये तय किया और आप ये मानिए कि 25 जून 2019 को कमल रामवानी सारांश जो है वो ट्रैवलिंग फूडी सारांश बन गया। बहुत बढ़िया। आप विशुद्ध व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं। सिंधी समाज जो है वो व्यवसाय के लिए जाना जाता है जी। तो उस पृष्ठभूमि से निकलकर हिंदी के इतनी अच्छी पकड़ रखते हुए एक अच्छे लेखक के रूप में और ट्रैवलिंग फूडी के रूप में और एक आपकी किताब भी यही है, तो कैसे आपने कर लिया? इसके पीछे क्या आपकी प्रेरणा रही? किसने आपको प्रेरित किया? प्रेरित मुझे यूं है कि सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर बचपन से रही है। और मैं जब छठी में था तब से मैं निबंध लेखन में अव्वल आता था स्कूल के अंदर। तो ये यूं कहा जाए कि आज सुबह ही मेरा फेसबुक पे पोस्ट था कि राइटर बन नहीं सकता, राइटर इनबिल्ट होता है। राइटिंग जो है आपके क्रोमोसोम्स में होती है, आपके जीन्स में होती है। आप चाह करके लेखक नहीं बन सकते। लेखक होना आपकी जन्मजात प्रतिभा होती है। तो लेखक की ये प्रतिभा मेरे में थी। छठी से लेकर 10वीं तक मैं निबंध लेखन करता था। उसके बाद कुछ पाक्षिक समाचार पत्रों में मैंने आर्टिकल्स लिखे, फिर मैंने उनका संपादन किया, प्रूफ रीडिंग में भी काफी समय तक रहा। और फिर एक फुटवियर की एक पत्रिका आती है, फुटवियर जनरल, उसमें मैंने मासिक व्यंग लिखना शुरू किया आपस की बात करके। जैसे आपके चैनल का नाम, अभी प्रोग्राम का नाम मन से मन की बात है, तो वो एक व्यंग लिखता था मैं आपस की बात करके। वो मैंने बरसों तक लिखा और वो फुटवियर का जब मेरा व्यापार था उस पर फुटवियर की चीजों को निकाल करके उस पर व्यंग लिखना। फिर ये 2013 में सब कुछ छूट गया और ये जो फिर से जो लेखक उभरा है अभी वो 1 साल की देन है। 25 जून 2019 माना जाए इसको। 25 जून 2019, आज है 2 सितंबर 2020। मुश्किल से 14 महीने हुए। 14 महीनों में आपका ऐसा मेकओवर होने में सबसे बड़ा रोल किस चीज का है? फेसबुक का और मेरे फेसबुक के पाठकों का। लिखना सब चाहते हैं, लिखते सब हैं, लेकिन मुझे जो रेस्पॉन्स मिला और कुछ बड़ी आइडिया जो फेसबुक पे थी उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। और विशेष रूप से मैं हर जगह नाम लेता ही हूँ, गद्दा अजीत सिंह करके हैं फेसबुक पे, बहुत बढ़िया, जिनसे मिलने के लिए मैं 5 दिन साथ रहा और मैं चला गया था गियागी। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एक्चुअली मैं उनको काफी समय से फॉलो कर रहा था। फॉलो करते करते एक लेखक के प्रति आपका एक दिल से कनेक्शन बन जाता है। तो मेरा उनसे पढ़ते पढ़ते कनेक्शन बन गया था और मेरे मन में एक उत्कंठा हुई कि क्यों ना उनसे मिला जाए। और उस उत्कंठा के चलते ही 25 जून 2019 को मैंने अपने कंधे में बैग टांगा। मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं था और मैं 1500 किलोमीटर दूर गियागी उनसे मिलने पहुंच गया। वो मेरी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि गियागी से लौटने के बाद मैंने गियागी का वर्णन बहुत सविस्तार
लिखा फेसबुक पे सीरीज के रूप में, उसको लोगों ने बहुत सराहा। और उसके बाद मुझे लगा कि फूड में जो मेरी रुचि है उसको लिखा जा सकता है। तो बनारस फूड टूर मैंने सितंबर 2019 में डिजाइन किया। 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक मैं बनारस था। तो बनारस जाने से पहले मैंने जो उसकी स्टडी करी, काशी का 80, वो मैंने पुस्तक पढ़ी। मोहल्ला 80 नाम की मैंने मूवी देखी। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे उसको फूड ट्राई किया, मतलब स्टडी करी उसके बारे में। और वो जो बनारस से जो लिखा गया वो न भूतो न भविष्यति, वैसा मैं चाहूं तो भी नहीं लिख सकता। वो कुछ हो गया जीवन में, क्योंकि जब मैं बनारस गया तो उससे पहले मेरी पोस्ट पे लाइक आते थे 50, 60, 70, क्योंकि फेसबुक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। मैं बार बार फेसबुक की बात करूंगा। बनारस में मैं जब पहुंचा था, मैं पहली बार गया था दीना चाट भंडार पे। वो मैंने पोस्ट डाली थी, पता नहीं क्या हुआ, व्हाट इज द मैजिक देयर। उस पोस्ट को 800 लाइक और 180 शेयर आए थे। मैं हिल गया था कि ये क्या हो गया अचानक से। उसके बाद मणिकर्णिका ब्लू लस्सी करके एक आर्टिकल मैंने लिखा, वो 1200 लाइक क्रॉस कर गई एक ही दिन में, और 200-250 बार शेयर हो गई। बड़ा मेरा उत्साह बढ़ गया। और बनारस को जो मैंने लिखा और जो जिया, वो आज इस पुस्तक का सबसे मजबूत हिस्सा है। ये मेरी पुस्तक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा पाठकों को, विभिन्न साहित्य प्रवाह के। इस पुस्तक का अलग अलग पाठकों को अलग अलग चैप्टर्स पसंद है, पर मुझे लगता है जो इस पुस्तक की जान है वो बनारस है। तो ये जो मेकओवर जो आपने पूछा, जो आपका सवाल था मूल, कि 14 महीने में कमल राम ने सारा ट्रैवलिंग फूडी सारांश कैसे बने, तो मैं तो काशी का विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद मानता हूँ। सारांश को सारांश बनाने में यूपी का कितना रोल है? मैं आपकी एक पोस्ट देख रहा था कि आपकी बुक सबसे ज्यादा सेल हुई यूपी में। यस। तो क्या कारण है? जैसे अभी एक आपने ये बताया जी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि यूपी के लोगों ने आपकी इस अभिरुचि को इतना पसंद किया? क्या कारण रहा? कारण यह है कि यूपी अपने आप में पढ़ने लिखने के शौकीन लोगों का गढ़ माना जाता है। और दूसरा ये हुआ कि बनारस लिखने के दौरान करीबन एक पेज है, उसके मुझे नाम अब मिस कर रहा हूँ, 2.5 लाख उसके फॉलोअर्स हैं। उसने मेरी पूरी सीरीज बनारस की जो थी वो खुद के बाल पे डाली मेरे नाम के साथ में। तो इस तरीके से बनारस आसपास के काफी सारे पाठक मेरे से जुड़ गए। और जिन दादा की मैं बात कर रहा था, दादा अजीत सिंह, वो खुद गाजीपुर से हैं। उन्होंने मेरी आईडी भी 3-4 बार प्रमोट करी थी। तो वो लोग उत्तर प्रदेश से जुड़ गए। और मैं क्योंकि आरएसएस पृष्ठभूमि का हूँ, खाकी पैंट, काली टोपी और दंड वाला आदमी हूँ, और योगी जी विवाह है, तो उसका भी इनडायरेक्ट बेनिफिट कह सकते हो कि यूपी में मेरी किताब 29% ऑर्डर के किताब के जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बधाई उसके लिए। आप जैसे कुछ लोग मूडी होते हैं, आप मूडी हैं जी। तो जो मूडी होते हैं उनका मूड काम करता है कि यार हमें क्या काम करना है। आप फूडी हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको जितने व्यंजन होते हैं उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? मीठे में या नमकीन में? स्पेसिफिक कुछ? किसी में भी अगर आपको भी एक चीज आपको सेलेक्ट करनी है। कचौरी। कचौरी के ऊपर आपने अभी कोरोना के टाइम पे आपने लिखा था कि इम्यूनिटी पावर, इतने टेम्परेचर पर वो उसको गर्म करते हैं, उससे इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है। भिलवाड़ा ने काफी फाइट किया था कोरोना से। तो क्यों ऐसा होता है कि जो खड़े मसाले और जो गरम मसाले होते हैं अपनी बॉडी में जब जाते हैं और हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको खाते हैं, उसको पचा लेते हैं, तो हमारी बॉडी का पावर बढ़ता है। और कोई अगर कहे कि कचौरी समोसे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ इस हवा में सांस लेना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, बंद कर दीजिए। सांस लेना तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, समोसे कचौरी बाद में बंद कर दीजिए। समोसा कचौरी खाना अपने आप में इम्यूनिटी बूस्टर, ये मैं कह सकता हूँ। 300 से 200 डिग्री सेल्सियस, 300-200 डिग्री सेल्सियस के बीच में तेल उबलता है, उसके अंदर एक कचौरी उबल रही है, वो आपके हाथ में धोने में आई है, उस टाइम पे भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, कोई बैक्टीरिया उसके अंदर हो ही नहीं सकता। और अगर आप कचौरी खा के पचा नहीं सकते तो आपको वास्तव में इलाज की जरूरत है। बहुत बढ़िया। आप जैसे अलग अलग जगहों पे यात्रा करते हैं, फूड की जानकारी वहां पे लेने का प्रयास करते हैं कि यहाँ का कौन सा फेमस फूड है। हर जगह के कोई कोई फेमस होते हैं, तो जब आप कहीं पे जाते हैं तो जानकारी लेने के लिए हमें पूछना पड़ता है, या तो गूगल पे सर्च करें, और गूगल जरूरी नहीं कि सब चीजें बता देता है, गूगल बताता है वो तो मैं बताता ही नहीं हूँ। तो फिर जो लोकल दुकानदारों से आप पूछते हैं, तो दुकानदार कई बार आपको रेस्पॉन्स देते होंगे, कई बार नहीं देते होंगे। तो जब वो आपको रेस्पॉन्स नहीं देते होंगे तब आप क्या करते हैं? रेस्पॉन्स नहीं देते तो तुरंत प्रभाव से उसकी दुकान से आ जाते हैं। ऐसा वैसे हुआ नहीं है मेरे साथ पिछले 14 महीने में कि मैं किसी दुकान पे चढ़ा हूँ, उसने मुझे रेस्पॉन्स नहीं दिया हो। ऐसा एक वाक्य मेरे को पुष्कर का याद आता है
पुष्कर के एक मालपुए की दुकान में चढ़ा था और उसको मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड दिया तो उसने गर्दन भी ऊपर नहीं करी और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है। और वो उसकी बदकिस्मती थी कि ट्रैवलिंग फूडी सारांश उसका इंटरव्यू नहीं कर पाए। उसके बजाय फिर मैंने सरवाड़िया मिष्ठान भंडार से मालपुए का इंटरव्यू लिया था। और वो सरवाड़िया मिष्ठान भंडार पे जो मैंने आर्टिकल लिखा था वो हिंदुस्तान टाइम्स में और अपना राजस्थान से एक पत्रिका छपती है उसमें, मतलब मेरे हिसाब से लाखों लोगों तक वो सरवाड़िया मिष्ठान भंडार पहुंच गया ट्रैवलिंग फूडी सारांश के थ्रू। तो जो व्यक्ति इंटरव्यू नहीं देता है या रिस्पॉन्स नहीं दिखाता तो मैं मानता हूँ उसकी बदकिस्मती है, मेरी नहीं। विजिटिंग कार्ड, आप अब विजिटिंग कार्ड दिखाने का इम्पैक्ट क्या होता है और आज से 1 साल पहले क्या इम्पैक्ट होता है? 1 साल पहले मुझे मेरा परिचय देना पड़ता था और अब मुझे परिचय नहीं देना पड़ता है। परिचय लेते हैं आपसे लोग? मेरे से परिचय लेते हैं। वही वाली बात है कि पहले मुझे बताना पड़ता था भैया मैं फूड ब्लॉगर हूँ, मेरा फूड है, वो अपना एक मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ, ये मेरी आईडी है। उसको मुझे कम से कम 10 मिनट पे उसको कन्विंस करना पड़ता था। अब मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं, मैं जो बोलना चाहता हूँ मेरा विजिटिंग कार्ड बोलता है और मेरा काम बोलता है। चित्तौड़ किसी सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में आप गए थे और आपने महिलाओं को यात्रा के संदर्भ में कुछ जानकारी दी थी जी। वो एक आपका शुरुआती दौर था? हाँ, लेकिन उसमें फूड इंक्लूड नहीं था एक्चुअली, तब हम खाली ट्रैवल की बात कर रहे थे। अच्छा, ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे। तब फूड शामिल नहीं था उसमें। फूड आप ये माने कि सितंबर 2019 के बाद हो रहा है। अभी हम लगभग 7 बजने को है, चश्मे की कोई विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अभी भी ये चश्मा यहाँ पे लगा रखा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ये चश्मा मेरा प्रिय है और मेरे पाठक मेरे को जो है वो इस चश्मे और इस स्टाइल की वजह से जानते हैं। ये लाइक दिस है ना, तो ये मेरी एक पहचान है। ये वाला चश्मा जब टूट जाएगा तो मैं दूसरा भी यही लूंगा, तीसरा भी यही लूंगा, चौथा भी यही लूंगा, यही मॉडल लूंगा। और ये कालजयी चश्मा है, जैसे औरंगजेब की तलवार की बोली लगी थी, मेरे चश्मे की बोली लगी। मेरा कोई ना कोई पाठक प्रशंसक खरीदेगा जरूर इसको। और इसके साथ आपने एक बात पे अगर गौर किया हो, मेरी टी शर्ट में मेरा लोगो है और मैं हमेशा मेरे लोगो वाली टी शर्ट ही पहनता हूँ। आप अगर चाहें तो जूम करके दिखा सकते हैं आपके दर्शकों को। ये जो है ये लोगो मेरी टी शर्ट में हमेशा रहता है, ट्रैवलिंग फूडी सारांश का लोगो है ये। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ मिठाई पड़ी है, ये लड्डू है, ये क्या चीज है? ये सामान्य लड्डू है जो अपन खाते हैं, इसमें कुछ विशेष वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग आज आ रहे थे इंटरव्यू पे तो मैंने 2 चीजें विशेष, एक तो ये मेरे जोधपुर से मित्र हैं हरी जी शारदा, उन्होंने ये मोदक भेजे थे। गणेश चतुर्थी पे 10 दिन ही बनते हैं वहां पे, मोहन जी हलवाई के मोदक हैं ये, और इसको खाएंगे तो आपको ये लगेगा मैं फीणी को गोल रूप में खा रहा हूँ। इसकी विशेषता है ये, और शुद्ध देशी घी में बना हुआ है। और ये नमकीन मैंने आपके लिए खास करके मंगाई थी, ये काली मिर्ची से बनी हुई है। इसमें स्पाइसीज में लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया गया, काली मिर्च की नमकीन है, जो कि इस इंटरव्यू के बाद अपन निपटा देंगे। बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया का उपयोग कई चीजों के लिए किया जाता है जी। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इतना धमाकेदार उपयोग किया है, और आपने शुरू में ही कहा कि मेरी जो पहचान है, मेरा जो रुतबा है वो सोशल मीडिया के कारण है। क्या क्या सावधानियां हमें सोशल मीडिया का उपयोग करते समय करनी चाहिए और किस प्रकार हम बेहतर उपयोग सोशल मीडिया का कर सकते हैं? सोशल मीडिया में यदि आप लेखन क्षेत्र की बात करें, आपको लेखन क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना है तो आप पाठकों को जोड़ें, मित्रों को नहीं। पाठकों में और मित्रों में फर्क होता है। मित्र आपको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, यू आर लुकिंग गुड बोलेंगे, यू आर लुकिंग गॉर्जियस बोलेंगे, फलाना ढींगना आदि इत्यादि। हमें अगर उनकी आवश्यकता है तो आप 2 आइडिया मेंटेन करें, जिसपे एक पे आपके मित्र रहें और आपका जो सामाजिक सर्कल है वो रहे, और एक आइडिया नई जनरेट करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पाठक हों और अभिव्यक्ति सक्षम पाठक हों। आज रोहित जी कैमरे के पीछे हैं, अभी हमको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैंने इनको कई बार ये चीज बताई भी है। पाठक आपका अभिव्यक्ति सक्षम होना चाहिए, वो पढ़ करके प्रतिक्रिया दे। फिर भले वो पाठक हमारे आईडी में 500 हो या 25,000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लेखन क्षेत्र की बात करें। दूसरा, नकारात्मकता नहीं लिखनी है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपने, मैं बात काटना चाहूंगा आपकी जी। आपने नकारात्मकता की बात की, और मैं आज की इस इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब करने जा रहा हूँ। आपकी बात आप फिर जारी रखें। आप भारत के, इंडिया के माने हुए ट्रैवलिंग फूडी हैं जी। आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन हम फेसबुक पोस्ट पे देखते हैं कि आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको शायद हम परिवार के साथ बैठ करके उनको नहीं बोल पाते, नहीं सुन पाते। उन शब्दों का प्रयोग आप धड़ल्ले से करते हैं, क्यों करते हैं और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है? क्या आप जैसे महिलाएं भी आपकी फैन फॉलोअर्स होगी, आप सबसे ज्यादा वो एंजॉय करती है। हाँ जी। जी। तो क्यों करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है?
ऐसा है, मैं जो हूँ असल लाइफ में वही मैं फेसबुक पे होना चाहता हूँ। मेरे को दोगला व्यक्तित्व कभी पसंद नहीं रहा। फेसबुक आपके फेस की बुक है? 100% मेरे फेस की बुक है। जैसा आप मेरे से अभी बात कर रहे हैं मैं वैसे ही फेसबुक पे होता हूँ, और जैसा मैं फेसबुक पे हूँ वैसे ही मैं अभी हूँ। तो मेरी जो आम बोलचाल की भाषा है वो मैंने पूरी किताब मेरी बोलचाल की भाषा में लिख दी। तो मैं मेरी फेसबुक पोस्टों में ढोंगी नहीं बनना चाहता, मैं जैसा हूँ वैसा रहना चाहता हूँ। और रही गालियों की बात, तो उन लोगों को गालियों पे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है जो लोग वेब सीरीज देखते हैं, जो लोग सेक्रेट गेम देख करके एंजॉय कर रहे हैं, जो लोग मिर्जापुर देख के एंजॉय कर रहे हैं जिसमें हर सेकंड में एक गाली है, और वो गालियों पे अगर प्रश्न उठाते हैं तो मुझे वो दोगले लगते हैं लोग। और गालियों का प्रयोग करना एक लोक भाषा में सामने वाले को कनेक्ट करता है। और कुछ गालियां सिचुएशनल होती है, कुछ व्यक्तिगत होती है। मैंने आज दिन तक किसी को व्यक्तिगत गाली दी नहीं, और सिचुएशनल गालियां ऐसे ही चलती रहेगी, इसको मैं कतई बंद नहीं करूंगा। और मेरी 10 में से 9 पोस्टें ट्रैवल और फूड पे होती है, और कभी एक पोस्ट मैंने मनोरंजन के लिए पाठकों से जुड़ने के लिए अगर गाली गलौज वाली करी है तो ये कंटिन्यू चलेगा। किसी ने मेरे को अभी एक पाठक ने सुझाव दिया था कि आप यूपी साइड की गालियां इस्तेमाल करते हैं, मारवाड़ी गालियां क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? तो भेदभाव करते हैं। भेदभाव करते हैं। तो उन्होंने कहा आप मारवाड़ से और राजस्थान से हो तो क्यों नहीं आप मारवाड़ी गालियों का इस्तेमाल करते हैं? तो मैं इन दिनों मारवाड़ी गालियों का वाक्यों में प्रयोग सीख रहा हूँ। ये भी एक नवाचार नई चीज है। ऐसे ऐसी गालियां लिखूंगा कि मतलब भिलवाड़ा लोगों को गर्व होगा कि हम ये गालियां बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आप अब तक कितनी यात्राएं कर चुके हैं? यात्राओं की संख्या पूछ रहा हूँ, और कितने राज्यों में जा चुके हैं? 563 जिले हैं भारत में, उसमें से 69 जिले में घूम चुका हूँ। कब से? ये ओवरऑल डाटा बता रहा हूँ मैं आपको, ओवरऑल जो मेरी घुमक्कड़ी है। और अगर पिछले 1 साल में बात करी जाए तो मैंने 8 शहरों पे फूड टूर किए हैं, जिसमें से बनारस, अजमेर, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, और चित्तौड़ को नहीं माना जाएगा क्योंकि 2 ही थे वहां पे, गुड्डू कचौरी और वो था शर्मा भोजनालय। उदयपुर में फूड टूर कर चुका हूँ पर मैंने लिखा नहीं है। सूरत का मैं फूड टूर कर चुका हूँ, लिखा नहीं है। लखनऊ, भोपाल लिखना पेंडिंग है। और 8 शहरों का वृत्तांत तो अब लुधियाना में कर चुका हूँ, अंबाला में कर चुका हूँ, काफी शहरों को फूड टूर में कर चुका हूँ। फूड टूर और नॉर्मल टूर में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? फूड टूर और नॉर्मल टूर बिल्कुल डिफरेंट होता है। फूड टूर ही होता है, टूर ही होता है। टूर का मतलब होता है घुमक्कड़ी और ट्रैवलिंग, और फूड टूर का मतलब होता है आपकी लिस्ट तैयार होती है, आपको ये पता होता है कि मुझे सुबह नाश्ता यहाँ करना है, नाश्ते में 6 जगह वहां पे प्रसिद्ध है तो 6 जगह पे कुछ ना कुछ चखना है। सबसे बड़ी बात, मेरे से जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं इस चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा। कुछ लोग पूछते हैं मुझे, भाई साहब इतना कैसे ठूस लेते हो, भाई साहब इतना कैसे खा लेते हो? तो ठूसने में, खाने में और चखने में, तीनों में फर्क होता है। तीनों शब्दों में वापस गौर किया जाए, ठूसने में, खाने में और चखने में, तीनों में फर्क होता है। हम लोग चखते हैं। 70 ग्राम की एक कचौरी होती है, उसको 10% तोड़ना होता है और 7 ग्राम मुंह में रखना होता है। उसमें से हमको इंग्रेडिएंट पता लगाना होता है कि भाई इसमें क्या क्या चीज पड़ी हुई है। तो हम लोग चखते हैं। हम लोग का मतलब, मैं मेरी बात करूंगा, फूड ब्लॉगर जो होते हैं वो चखते हैं, वो खाते नहीं है। अगर खाएंगे तो मैंने बनारस वाले टूर में एक दिन के अंदर लगभग 22 आइटम मैंने ट्राई किए थे। तो अगर मैं खाता तो मैं फट जाता, लेकिन मैंने 22 आइटम चखे थे, खाए नहीं थे, चखने में। अच्छा, ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया फूड टूर और उसमें क्या फर्क होता है। ट्रैवलिंग जो होती है वो ट्रैवलिंग होती है, उसमें हमको घूमना होता है। जैसे जो मेरा हिमाचल वाला जो टूर था वो ट्रैवलिंग था, वो फूड टूर नहीं था। लेकिन बनारस वाला जो टूर था वो ट्रैवल प्लस फूड था। उसमें मैंने बनारस को एक्सप्लोर भी किया और बनारस के फूड की भी बात करी। और एग्जैक्टली अगर तीसरा चैप्टर देखा जाए तो इंदौर सिर्फ और सिर्फ फूड टूर था। तीनों में फर्क समझने की जरूरत है। हिमाचल मेरी घुमक्कड़ी थी, बनारस में एक्सप्लोरिंग प्लस फूड था, इंदौर में सिर्फ फूड ही था। एग्जैक्टली फूड टूर पे जाते हैं तो कई बार यूँ आपको लगता है कि आप यहाँ पे ये देखने की जगह है, ये भी देख ली जाए, कभी मन में आता है? हाँ, देख लेता हूँ पर मैं उसको ज्यादा गौर नहीं करता हूँ उस बात पे। मेन टारगेट मेरा फूड रहता है, मेरे पास लिस्ट रहती है, मेरे पास गूगल मैप पे सबकी लोकेशन रहती है, अधिकतर मालिकों के नंबर मेरे पास आ चुके होते हैं। मेरी R&D बहुत मजबूत है, ये मैं मानता हूँ। जून 2019 में आपने पहली घुमक्कड़ी स्टार्ट पहली शुरू की थी, उससे लेकर के आज 2 सितंबर तक जी कितना वजन बढ़ा? मैंने शायद 8 किलो वजन घटाया है। बहुत बढ़िया। घटाया है? हाँ, वो घटने का कारण ये है कि पहले मैं बड़ा सुस्त राम था, और घुमक्कड़ी स्टार्ट करने के बाद जब 8.5 किलो का बैग आपके पीछे रहता है और आप जल्दी सिटियां चलने की कोशिश करते हैं, प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, फूड टूर में आपको बहुत थकाऊ टूर होते हैं क्योंकि आपको 200 मीटर पर 500 मीटर पर बार दुकानें चेंज करनी होती है, बार जल्दी भागना होता है। तो मैंने कम किया है वजन, अभी बड़ा नहीं है मेरा। और मेरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो मेरी शुगर थी वो बहुत ज्यादा नॉर्मल आ गई, पहले बहुत हाई थी। तो फूड टूर करने से फायदे होता है, नुकसान नहीं है। अभी कहीं जाते हैं तो सेलिब्रिटी के तौर पर आपको ट्रीट किया जाता है तो कैसा लगता है?
ये वो मुकाम है जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था। अच्छा लगता है। जब आपके साथ कोई सेल्फी लेना चाहता है तो एकदम आपके अंदर फीलिंग आती होगी कि यार अपन भी कुछ हैं। हाँ बिल्कुल हैं, और मैं कुछ हूँ, ये वाली फीलिंग मेरे में शुरू से कूट कूट के भरी हुई है। मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ हमेशा। अब तक के आपके जितने अनुभव हैं उनमें सबसे बढ़िया अनुभव और सबसे खराब अनुभव दोनों हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। सबसे अच्छा अनुभव फूड टूर के बारे में पूछ रहे हैं? फूड टूर की बात कर रहे हैं। और सबसे बुरा अनुभव, सबसे अच्छा अनुभव लुधियाना में मैंने पान वाले का इंटरव्यू लिया था, गुल्लू पान करके, चौरसिया पान, गुल्लू भैया उनका नाम था। उस बंदे ने जिस तरीके से इंटरव्यू दिया, जिस आत्मीयता से मुझसे वो मिला, जितनी उसने मेरे को वैरायटी खिलाई पान की, और मतलब जितनी उसने जानकारी दी, मेरे को लगभग उसने पौन घंटा एंटरटेन किया उसने। वो मेरा यादगार इंटरव्यू था अगर पॉजिटिव की बात करें। और नेगेटिव की बात करें तो पुष्कर में मुझे फ्यूजन दाल पकवान खाना था, जो दाल पकवान के ऊपर पोहे डाल करके और खाता है। तो मैं गलत दुकान पर पहुंच गया था, और मैंने दाल पकवान खाते ही मुझे मुंह में पता लग गया था कि मैं गलत चीज खा चुका हूँ। तो वो खाने के थोड़ी देर बाद मुझे उल्टी हो गई, मेरी तबियत खराब हो गई बुरी तरीके से। वो मेरा बुरा अनुभव था। टेस्ट करके आपको पता लग जाता है कि अब किस तरह की ये चीज है इसमें। एक बाइट से पता लग जाता है कि ये चीज मेरे पेट में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। और भले वो मैंने 200 रुपए प्लेट में खरीदी, मैं तुरंत सरका देता हूँ नहीं। आपने भीलवाड़ा के बाहर, राजस्थान के बाहर भी बहुत सारी यात्राएं की, फूड ट्रेवल किया। भीलवाड़ा लोकल के अंदर भी बहुत सारी चीजें खाने की है, तो क्या स्पेशलिटी है? और अगर आप अपने किसी दूसरे ट्रेवल फूडी फ्रेंड को कोई यहाँ की चीज खिलाना चाहेंगे तो आप कौन सी चीज प्रायोरिटी से खिलाना चाहेंगे? पप्पू की कचौरी, बापू नगर की। वो इतनी तीखी कचौरी है कि वो खाई मुंह से जाती है, महसूस कहीं और की जाती है। मुंह से जाती है, महसूस कहीं और। वो उसका इतना स्पाइसेस बैलेंस है उसमें कि एक तो होता है खाली चरका, कि आपने लाल मिर्च उसमें दबा रखी है और पूरी तरीके से आपको आंसू आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है। उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो मसाले में क्वालिटी है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डालता है, वो क्वालिटी है। और अगर भीलवाड़ा की बात करूं तो 50 की लिस्ट मैंने बना रखी है, वो मेरे पास रेडी है लिस्ट। मीठे की बात करूं तो मैं दिलवार का मावा खिलाना चाहूंगा, लोकल मावा जो होता है। चुस्की की बात करूं तो मैं राजवानी की चुस्की खिलाना चाहूंगा महावीर स्कूल के बाहर। कचौरी की बात करें तो पप्पू की खिलाना चाहूंगा, हरिभाई की खिलाऊंगा, कृष्णा की कचौरी खिलाऊंगा। और छोले भटूरे अगर मुझे खाने होंगे तो मैं आगरा चाट पे चला जाऊंगा। दही बड़े मुझे खाने होंगे तो मैं प्रेमी चाट पे जाऊंगा। प्याज की कचौरी खानी होगी तो मैं प्रेमी चाट पे जाऊंगा। ये मेरी फेवरेट लिस्ट में है। ब्यावर वाले का मक्खन बड़ा भी मुझे आकर्षित करता है। आपकी पोस्टें पढ़ते तो हमें लगता है कि आप ट्रेवलिंग फूडी से मोटिवेशनल गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, मोटिवेट भी करते हैं। जैसे आपकी एक पोस्ट है जिसमें आपने अपने बच्चों के बारे में बताया था कि मैंने इनको पढ़ाकू नहीं बनाया, इनके परसेंटेज कभी नहीं पूछे, ये सेल्फ डिपेंड हो, ये दुनियादारी समझे, वर्किंग में समझे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि जीवन में सफल होने के लिए क्या जरूरी है और क्या करना चाहिए? और आपने उसमें ये भी लिखा था कि आपको अपने बच्चे के स्कूल का नाम भी नहीं पता और स्कूल को भी स्टेटस सिंबल समझते हैं जी। तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, आपका बच्चा पढ़ने में अगर होशियार है तो आप उसको सरकारी स्कूल में डाल दोगे तो भी वो रिजल्ट निकाल देगा। और अगर बच्चे में आपके कैलिबर नहीं है तो आप उसकी शिक्षा पे 2 लाख रुपए साल के खर्च करो, नील बट्टा सन्नाटा ही रहेगा वो। तो आप बच्चों को सबसे पहले तो इस प्रेशर से फ्री कीजिए कि तेरे परसेंटेज कितने हैं। बच्चों से परसेंटेज पूछना बंद कीजिए, क्योंकि आपके पूछने से उसके 65% के 75 कभी नहीं होंगे, वो बच्चे की प्रतिभा से होंगे। बच्चे को जिस दिन आप ये महसूस करा देंगे कि तेरे जो परसेंटेज है उसका तेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, उस दिन वो एक अच्छा इंसान बनने की ओर अग्रसर होगा। हमें मशीनी परसेंटेज वाले बच्चे आगे काम नहीं आएंगे, देश को भी काम नहीं आएंगे, परिवार को भी नहीं आएंगे और वो खुद को भी काम नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैंने मेरे दोनों बच्चों की परवरिश ऐसे करी है कि मैंने मेरी गुड़िया जो है वो भी 12th में और बच्चा मेरा बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस में। तो मैंने उनसे कभी परसेंटेज पूछे भी नहीं और पूछूंगा भी नहीं। मैंने दोनों को अपना कैरियर चुनने की आज़ादी दी है और मुझे गर्व है कि 16 साल की उम्र में मेरी गुड़िया आज टीचर है और ट्यूशन पढ़ाती है 6 बच्चों को। तो मेरा बेटा जो है वो कंटेंट राइटर है और बड़ी कंपनियों के लिए कंटेंट राइटिंग कर रहा है, वो भी लेखन कर रहा है। जितनी मेरी हिंदी में पकड़ उतनी उसकी इंग्लिश में पकड़ है। मैंने फिर भी इस साल भी इन बच्चों से नहीं पूछा कि तुम्हारा परसेंटेज कितना है। परसेंटेज एक नंबर है जो आपके जीवन में कभी काम नहीं आता। आपके 8वीं क्लास में कितने परसेंट थे आप बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा, नहीं आते तो फिर परसेंट का कोई महत्व नहीं है। जब आपने किताब निकालने की योजना बनाई
कि मुझे एक किताब निकालनी चाहिए, पहली बार कब आपके दिमाग में ये आई है? सपना तो पहले से रहा होगा। सपना तो पहले से रहा होगा। बनारस के हिट होने के बाद वहाँ जब आपको लाइक्स और बनारस जो सीरीज मैंने लिखी और उसको जो लोगों ने दिया, तो पोस्टों के नीचे कमेंट्स आने लग गए कि सर आप इसको पुस्तक का रूप दीजिए और हम इसको एक जगह पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फेसबुक पे स्क्रॉल करना बहुत भारी पड़ जाता है। अभी आप मेरी किसी भी सीरीज को पढ़ना चाहेंगे, आप स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे, उस जगह पहुंचेंगे नहीं। तो मेरे पाठकों ने मुझे बोला कि आप इसको संकलित रूप में हमारे को पढ़ने के लिए आप पुस्तक लिखिए। तो बनारस वाला सितंबर 2019 से मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे किताब लिखनी चाहिए। और फिर उसके बाद के जो आर्टिकल फेसबुक पे लिखे गए, वो माइंड सेटअप यही था कि मैं रोज किताब का एक पन्ना लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात एक आपने शायद पूछी थी या नहीं पूछी थी तो भी बता देता हूँ, अगर आप मेरे को कहो कि इस एक साल के अंदर आपने फूड टूर भी किए, किताब लिख भी दी, छाप भी दी, बेच भी दी, तो ये कैसे संभव हुआ? तो इसका मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा, नियमितता। मेरी सुबह 10:30 बजे फूड या ट्रैवल पे पोस्ट आएगी, मतलब आएगी। मुझे आज 12, 365 और 395 दिन हो गए, मेरी एक भी दिन फेसबुक से मैंने छुट्टी नहीं हुई। मोदी जी की तरह काम करते हैं। मोदी जी से तो मेरी क्या तुलना है, बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूं मैं, मोदी जी से मेरी कोई तुलना नहीं है। लेकिन ये है कि आप नियमित रहेंगे। वर्किंग एफिशिएंसी आप नियमित रहिए। आपका पाठक आपका इंतजार कर रहा है। आप 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, रात के 8 बजे, रात के 10 बजे, कोई भी एक नियत टाइम उसको दे दीजिए कि मैं आपको यहाँ उपलब्ध मिलूंगा सुबह 10 बजे या रात को 10 बजे। तो आप उसको वहां मिलिए, वो कंटिन्यूटी बैठेगी। आपने आज एक आर्टिकल लिख दिया, 15 दिन तक कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो पाठक के पास चॉइस बहुत है, कहीं और चला जाएगा। व्यक्ति जब किताब छपाता है तो अपने विद्वान साथियों से पूछता है, अपने परिवार वालों से पूछता है कि इसका कवर पेज कैसा रखूं, इसका नाम क्या रखूं। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर फेसबुक का प्रभाव है और फेसबुक पर जिनका प्रभाव है। आपने किताब का नाम क्या रखना है और किताब का कवर पेज, मैंने देखे थे किताब के आपने कवर पेज चॉइस रखी थी कि इनमें से क्या रखा जाए, और आपने पाठकों की राय को इम्पोर्टेंस दी थी कि जो पाठक पसंद करेंगे वो रहेगा। तो ये सोच आपकी कैसे बनी कि यार मुझे पाठकों से पूछना चाहिए? आप अपने परिवार से भी पूछ सकते थे। मेरा परिवार व्यापारिक पृष्ठभूमि का, जैसा कि आपने कहा, साहित्य का मेरे परिवार में कोई दूर दूर तक बैकग्राउंड नहीं रहा। ना मेरे पिताजी साहित्य से जुड़े हुए, ना मेरे दादाजी जुड़े हुए। तो जब मुझे लेखक ही फेसबुक के पाठकों ने बनाया, तो मेरी किताब में और मेरे को तो सबसे ज्यादा फेसबुक के पाठकों का ही है, तो क्यों ना मैं उनसे पूछूं, क्योंकि मुझे किताब लिखनी भी फेसबुक पे थी और बेचनी भी फेसबुक पे थी। तो जो फेसबुक पे पसंद आएगा लोगों को, बिकेगा। आपको सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, अगर जूम करके आप दिखाना चाहें या दिखा सकें, ये पुस्तक का समर्पण जो है वो मैंने फेसबुक मित्रों को किया है। ये आ गया था फर्स्ट पेज पे, ये हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आप चमके और सोशल मीडिया को ही आपने ये अपनी पुस्तक समर्पित की है। अच्छी सी, काफ़ी सुंदर है ये पुस्तक, इसकी प्रिंटिंग वगैरह और क्वालिटी वगैरह हर दृष्टि से। और इसके अंदर जो मसाला है उसका टेस्ट जब आप करेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि ट्रैवलिंग फूडी सारांश नहीं, आप खुद हैं। इस किताब पर भी हम बात करेंगे। ये जो कवर पेज आपने डिजाइन किया या डिजाइन करवाया, एक और था, तो ये क्यों सेलेक्ट किया? पाठकों की पसंद या आपका भी इसमें थोड़ा कुछ लोग? सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजी कदम जी का बनाया हुआ कैरिकेचर ये बहुत अट्रैक्टिव लगा पाठकों को, और पाठकों ने एक इच्छा जाहिर की कि ये वाला जो है आपके कवर पे होना चाहिए। फिर हमारा जो पब्लिकेशन था श्वेतवर्णा, उनकी जो है हेड जो शारदा जी सुमन, तो उनको पसंद आ गया कि यही कैरिकेचर रखना चाहिए। तो ये कैरिकेचर केजी कदम जी का है, बाकी जो भी इसमें है तो वो उन्होंने श्वेतवर्णा वालों ने सेट किए हैं। और ये कवर अपने आप में किताब की कहानी बोल देता है। भारत का इसमें नक्शा है, कुल्फी दिख रही है, ठेला दिख रहा है, बस दिख रही है, कार दिख रही है, हवाई जहाज दिख रहा है, खाने पीने का सामान दिख रहा है, और ये ट्रेन इंगित करती है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और भारत इंगित करता है कि भारत भर में मैंने किया है, और ये फूड के आइटम इंगित करते हैं कि मैं फूडी हूँ। तो ये इससे बढ़िया कोई कवर मेरी किताब के लिए हो नहीं सकता था। और मेरी जो जॉली नेचर है, हाँ ठीक करता हूँ दिन भर, तो ये जॉली नेचर दर्शा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, हमने करीबन 4 महीने काम किया। चश्मा यहाँ से भी नहीं छूटा, ये खाली मैं नहाते वक्त उतारता हूँ बस। नाम पकड़ घुमक्कड़ के किस्से जी क्यों रखा? इससे बेहतर कोई नाम ऐसा हो नहीं सकता था इस किताब का कि जो इसको दर्शा सके। मेरी अगली किताब का नाम हालांकि मैं सोच चुका हूँ, वो घुमक्कड़ी मेरी दीवानगी। अगली जो मेरी किताब आने वाली है उसका नाम है घुमक्कड़ी मेरी दीवानगी।
लेकिन वो डिले इसलिए हो गई है क्योंकि पिछले 6 महीने से कोरोना की वजह से फूड टूर बंद है। फूड टूर बंद होने की वजह से कंटेंट लिखना बंद है। एक्चुअली हमारे सामने अभी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हर महीने की 25 से 30 तारीख को मैं जाता था फूड टूर पे। उन 5 दिनों में मैं करीबन 25 से 30 दुकानें सर्च करता था, वहां टेस्ट करता था। वो सारे अनुभव लिखने में मुझे पूरा महीना लग जाता था लगभग, और मेरा पाठक पढ़ता था और मुझे लिखने में मजा आता था। पिछले 6 महीने से फूड टूर बंद है, तो हमारे जैसे ब्लॉगर के लिए अपनी ऑडियंस को संभाले रखना बहुत भारी पड़ रहा है। अभी हमारे पास कच्चा माल नहीं है, कंटेंट नहीं है लिखने के लिए। तो अभी पाठकों को बांधे रखना, अपने से कनेक्ट रखना, फूड के बारे में उनसे बातें करना, ट्रैवल के बारे में बातें करना, जबकि आप ट्रैवल कर नहीं रहे, उस दौरान बातें करना, वो बहुत अभी टिपिकल हो रहा है। आप अगर सारांश नहीं है जी, ये किताब मेरी है जी, आप दर्शकों को बताइए कि ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। आप सारांश नहीं है जी, बिल्कुल और नहीं, ये किताब मेरी लिखी हुई है, बिल्कुल 100%। अब पाठकों को ये क्यों पढ़नी चाहिए। आपका योगसा नाम है, ये योगसा की लिखी हुई किताब है जी, ये आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये भारत को घूमने में आपके गाइड का काम करेगी। इसमें 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर अपने आप में अलग अलग जुदा हैं, और आप इस किताब को एक सिटिंग में पढ़ें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसका एक चैप्टर पढ़ के छोड़ दें। एक मेरे पाठक हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी पश्चिम याद नहीं आ रहा, विकास जी चौधरी मेरे पाठक हैं, उन्होंने लिखा है कि ये विस्की की तरह एक एक पैक करके पीने जैसी किताब है ना, कि इसको आप एक सिटिंग में पूरी बोतल ना खत्म करें, धीरे 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 इसका आनंद लें। बनारस अगर आप इसको पढ़ के बनारस घूमने चले जाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कहाँ घूमना है, ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करनी है दर्शन की, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, सब आपकी व्यवस्था तैयार है। इंदौर अगर जाते हैं तो फूड टूर में फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पंजाब में भी मैंने ऐसे ही लिखने का प्रयास किया है, अंबाला और लुधियाना। पुष्कर को मेरी नजरों से आप देखिए, वहां पे खाना रहना दोनों लिखा है मैंने। अजमेर को अलग तरीके से एक्सप्लोर किया है, और हिमाचल जो है वो थोड़ा टिपिकल हो सकता है हर आदमी के लिए एक्सप्लोर करना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने किया है। लेकिन मैंने इसके अंदर मतलब आपने, क्योंकि किताब आपकी है इसलिए पढ़ना चाहिए, वो ये बताया गया है कि कम खर्चे में आप अपनी घुमकड़ी कैसे एडजस्ट करें, और एक सोलो ट्रैवलर को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और उसकी किट में क्या क्या सोलो ट्रैवलिंग का सामान होना चाहिए, वो भी मैंने आपने इसमें जिक्र किया है। जी बहुत धन्यवाद। सोलो ट्रैवलिंग की आपने बात की जी। अब जब आप फेमस हो गए हैं, आपको जाने लगे, लोकल भी आपको बहुत सारे जानने लगे, तो बहुत सारे ऐसी इच्छा जताते होंगे कि भाई साहब अगली बार जाओ तो आप मुझे भी ले जाना। उसके लिए मेरा एक ही जवाब होता है, भाई जब मैं आपको साथ में ले जाऊंगा तब मैं सोलो नहीं रह पाऊंगा, तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं साथ में नहीं ले जा पाऊंगा। जब आप 2 जने साथ में होंगे तो फिर आप सोलो कैसे रहे, सोलो राइड ना, सोलो का मतलब होता है सोलो। मुझे खुद से बात करनी है, मैं अकेला ट्रेन में बैठूंगा, मैं यात्रा करूंगा, मैं आनंद लूंगा। मेरी इच्छा होगी सुबह 6 से 2 बजे तक भी रूम से निकलूं, नहीं निकलूं, चाय पीते पीते वापस सो जाऊं, फिर उठूं, फिर खाना खाऊं, फिर सो जाऊं। मेरी इच्छा हो तो एक दिन में मैं 1000 किलोमीटर सफर कर लूं। तो जब आपके साथ कोई और होता है तो आप बंधनों में बंध जाते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो आपको सुबह 6 बजे से लेकर दिन को 2 बजे तक होटल में नहीं बैठने देगा, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। कहीं चलें, कहीं तो चलें, तू तो यहाँ बैठा है फेसबुक चला रहा, मेरे को तो बोरियत हो रही, मेरे को तो कहीं जाने दे, वहां चल, तू मत चल, मेरे को कुछ तो बता, मैं कहाँ जाऊँ। तो कहीं ना कहीं वो आपकी शांति भंग कर रहा है, और मुझे अकेला घूमना पसंद है। ट्रैवलिंग फूडी सारांश फूड टूर में खुद सारांश को कितना जानता है या जानने की कोशिश करता है, क्योंकि अकेले रहते हैं तो खुद के बारे में जानने समझने का भी मौका मिलता है। खुद के बारे में जानने समझने के लिए घुमकड़ी वाले टूर ज्यादा सहायक है, बशर्ते फूड टूर, क्योंकि फूड टूर एक तरह से प्रोफेशनल टूर्स होता है, उसमें बहुत ज्यादा काम करना होता है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत थकान होती है, और होटल जाते ही बस सोने की इच्छा होती है। लेकिन जब जो टूरिंग वाले, जो ट्रैवलिंग वाले जो टूर होते हैं जिसमें हम घुमकड़ी करते हैं, उसमें जब मैं अकेला होटल में हूँ, स्विमिंग पूल के साइड में टैनिंग बेड पे लेटा हुआ हूँ, अपने रूम में ही हूँ, या ब्रेकफास्ट करके वापस हो गया हूँ, तो उस दौरान मुझे खुद से मुलाकात करने का मौका मिलता है। और कोशिश करता हूँ जब मैं घुमकड़ी में जाता हूँ तो मैं इंटरनेट से दूर रहूँ, खुद से बातें ज्यादा करूँ, लोगों से बातें कम करूँ, क्योंकि फेसबुक भी एक प्रकार का कोलाहल है, बहुत भयंकर ट्रैफिक है जो लगातार आपके दिमाग में हिट करता है। तो उस हिट से मैं फ्री हो जानना चाहता हूँ उस दौरान। टूर के दौरान आप डेली डायरी लिखते हैं, या दिन भर की घटनाएं नोट्स के रूप में लिखते हैं, या डायरेक्ट फेसबुक पे टाइप करते हैं? नहीं, मैंने फेसबुक पे आज दिन तक कभी डायरेक्ट टाइप नहीं किया। मैं सबसे पहले नोट्स पे एक आर्टिकल तैयार करता हूँ, उसको 3 बार पढ़ता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, और रात को आर्टिकल लिख के रख लेता हूँ, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, सुबह 10 बजे पोस्ट करता हूँ। अगर भीलवाड़ा का कोई युवा या इंडिया का कोई युवा सारांश बनना चाहे, TFS बनना चाहे,
क्या करना पड़ेगा उसको? अपने पाठकों के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। आपकी हर बात सोशल मीडिया से शुरू होती है, सोशल मीडिया पे ही खत्म होती है। अगर किसी को ट्रैवलिंग फूडी बनना है या सारांश बनना है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या उसको सावधानियां रखनी पड़ेगी और कहाँ से उसको शुरुआत करनी पड़ेगी? ट्रैवलिंग फूडी सारांश ही बनना है, मतलब घुमक्कड़ भी होना है और फूडी भी होना है। ये थोड़ा सा वाइड क्वेश्चन है, इसका कोई एक दो वाक्यों में उत्तर देना। मेनली किन चीजों का कि भाई ये जैसे आपने कहा कि रेगुलर होना चाहिए, नियमितता, वो तो फिर वो तो सोशल मीडिया को पॉपुलरिटी के लिए, वो उसके लिए जी। तो जैसे मैं आज बनना चाहूँ कि तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो किसी की कॉपी करनी नहीं चाहिए। ट्रैवलिंग फूडी सारांश ऑलरेडी है, तो आपको ट्रैवलिंग फूडी सारांश क्यों बनना है? आप अपना कुछ नया कीजिए ना, यूनिक कीजिए। मैंने वो काम किया जो पहले किसी ने किया नहीं, इसलिए मैं फेमस हुआ। ट्रैवलर बहुत हुए जिन्होंने ट्रैवल ब्लॉग लिखे, फूडी भी बहुत हुए जिन्होंने फूड लिखा। मैं ट्रैवल और फूड का जो फ्यूजन लेके आया वो नया था। तो किसी व्यक्ति को अगर ट्रैवलिंग फूडी सारांश बनना है तो मैं कहूंगा कि नकल मत करो, आप अपना खुद का कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो जो पहले कुछ नहीं किया गया, तो आप पाठकों के दिल में जगह बना पाओगे। किसी के जैसा क्यों होना है, हमको हम ही तो होना है। अगला टूर कब है? अगला टूर मुझे लग रहा है मैं 1 महीने ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा, और सितंबर एंड में मैं अगला फूड टूर प्लान कर रहा हूँ, और मोस्टली जोधपुर होगा। जब आप पॉपुलर हुए, मीडिया में आने लगे, आपके आर्टिकल छपने लगे, उससे पहले और उसके बाद आपके आसपास प्रोफेशन से जुड़े हुए परिवेश के लोगों के प्रतिक्रिया में क्या कोई अंतर देखते हैं, या जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है? एक्चुअली मेरी जो ये वाली उपलब्धियां हैं, उससे मेरे मित्र, मेरे व्यापारी, मेरे आसपास के जो सराउंडिंग लोग, वो अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता है। इसीलिए हम आज ये लाइव कर रहे हैं। हाँ, ताकि लोग, मैं आपके पाठकों तक भी पहुंच जाऊं और भीलवाड़ा में भी पता पड़े। मेरी आईडी बहुत सेपरेट है, और एक तरह से मैं दो जीवन है मेरे। एक लेखक कमल रामानी का जीवन है और एक व्यापारी कमल रामानी का जीवन है। तो जो भीलवाड़ा में और जो मेरे आसपास के लोगों को दिखाई देता है, जो मेरे परिवार को दिखाई देता है, जो मेरे मम्मी पापा को दिखाई देता है, जो मेरे रिश्तेदारों को दिखाई देगा, वो वही है पुराना वाला कमल रामानी सारांश। ट्रैवलिंग फूडी सारांश में मेरे सोशल मीडिया के मित्रों के लिए हूँ। सोशल मीडिया ने किताब लिखो, सोशल मीडिया भी लिख दी, और आगे भी सोशल मीडिया के लिए लिखता रहूंगा। फेसबुक से जो मुझे प्यार मिला है, फेसबुक से जो मुझे लोग मिले हैं, आज कम से कम 25 मित्र ऐसे मिले हैं फेसबुक से, जो मेरे असल जीवन का हिस्सा है, जिनसे मुझे फेसबुक की जरूरत नहीं है बीच में होने के लिए। मेरी उनसे रूटीन में बात होती है, और अगर मेरे घर में कोई शादी विवाह होगा तो रिश्तेदार कम और फेसबुक के मित्र ज्यादा दिखते हैं। सूर्य प्रकाश जी बारिक जिन्होंने इसकी भूमिका लिखी जी, वो मुझे फेसबुक से मिले। आज कैमरे के पीछे खड़े हैं अपने रोहित जी, ये मुझे फेसबुक के माध्यम से मिले, और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी फेसबुक का माध्यम ही है। आप फेसबुक के माध्यम से मेरे घर पता रहे हैं, तो उससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बस आप जो लोग नेगेटिव हैं, जो नहीं समझते हैं और जो स्टिकर कमेंट करते हैं, उनको आप दूर रखिए। आपकी आईडी बड़ी हो जाएगी बहुत जल्दी, धीरे धीरे। आप कहते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अगर आपको पॉपुलर होना है तो टैग कम से कम करना चाहिए जी। क्या इसके पीछे थ्योरी है? अगर आपका माल बेचने के लिए आपको आवाज लगानी पड़ रही है, इसका मतलब आपके माल में दम नहीं है। अगर फूडी की भाषा में करो, टैग करना किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से इरिटेट करने जैसा होता है, परेशान करने जैसा होता है। आपके लेखों में दम होगा तो लोग आपको ढूंढते हुए पढ़ने आ जाएंगे। आप उन 50 लोगों को टैग करो, आपकी पोस्ट पे 12 लाइक आए, इससे ज्यादा क्या आपकी बेइज्जती हो सकती है? आप हमारे दर्शकों को, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, देश समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से मैसेज। एक मैसेज मैं सब पाठकों को, मेरे मित्रों को देना चाहूंगा, जिंदगी के मजे ले लो, वरना जिंदगी आपके मजे ले ही लेगी। जीवन को बहुत मजे से जियो, आनंद से जियो। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अपना हाई रहना चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनको असल जीवन में और सोशल मीडिया के जीवन में ब्लॉक ही रखिए, ज्यादा बेहतर है। तो इसमें यह भी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब हाई रहता है तो आपके चारों तरफ चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है। जो कोविड का असर था, नेगेटिव या पॉजिटिव या जैसा भी था, सबके लिए सेम था। कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों ने उसमें से अपॉर्चुनिटी निकाल ली। तो गेम सारा सोच है। आपकी पुस्तक पकड़ घुमक्कड़ के किस्से से जो कोट आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे और जो पाठकों को ज्यादा पसंद है, ऐसी 2-4 पंक्तियां आप हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। कोट असल में ऐसा लाइन कोई ऐसी जैसे बाप दादाओं वाली वो, हाँ,
इस तरह की कोई? ऐसे कोट अचानक से मुझे याद इसलिए नहीं आएंगे कि मैंने तो पूरी पुस्तक लिखी है, मैंने तो मेरी तरफ से कोट ही लिखे हैं, है ना। तो कोट निकालने का काम तो असल में पाठक करता है ना। बाकी अगर मेरे को व्यक्तिगत रूप से एक आर्टिकल पसंद है जो कि इसके पंजाब चैप्टर में है, और साडा पंजाब सोना पंजाब वाले चैप्टर में कुरुक्षेत्र से मैं जब निकल रहा हूं तो कैदियों की कला का एक आर्टिकल मैंने लिखा है। वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, और जो मैंने 4 बार फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, 4 बार पाठकों को समझ में नहीं आया। उसका लेवल इतना हाई है कि मैं नहीं समझा पाया पाठकों को। वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। कई बार क्या होता है, गरिष्ठ मिठाई होती है देशी घी की, तो आप हर किसी को खिला नहीं सकते, तो वो गरिष्ठ मिठाई वाला लड्डू है वो वाला आर्टिकल, वो यहाँ होगा एग्जैक्टली। ये साडा पंजाब सोना पंजाब में ये कुरुक्षेत्र कैदियों की कला, ये पेज नंबर 173 पर है। देखिए, एक अद्भुत प्रदर्शनी कैदियों की कला। ये अगर पूरी किताब में से मुझे बोला जाए ना, जो आर्टिकल मेरे दिल के करीब है तो वो ये जी। कमल जी, आप हमारे बीच आए और आज दिल खोलकर हमारे साथ मन से मन की बात की। इसके लिए युग दर्शन चैनल की तरफ से मैं योगेश दादी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग पधारे और मुझे इस लायक समझा कि आपको मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए, तो ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं आपके चैनल की ग्रो की आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल इतना बड़ा हो कि हमें गर्व हो कि उस चैनल पर मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कमल रामवानी सारांश ट्रैवलिंग फूडी, जिनसे हमने की और उन्होंने हमारे साथ की दिल खोलकर मन से मन की बात। अगली बार फिर ऐसी ही किसी शख्सियत से जो जमीन से जुड़े हुए हैं उनसे हम करेंगे मन से मन की बात। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हमको सिर्फ आपका ही साथ चाहिए, हर कदम पे आपसे मुलाकात चाहिए, कि टूटने न पाए रिश्तों की ये डगर, पल दो पल मन से मन की बात चाहिए, हमको सिर्फ आपका ही साथ चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।